अवतार सिंह पास एक बहुत बड़े कवि रहे हैं, जिनकी एक कविता है, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। शिक्षा मित्र जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनके साथ कुछ इसी तरह की मुसीबत आई हुई है। खास तौर पर ये कि रोजी रोटी का सवाल तो सदियों से पेचीदा रहा है, लेकिन जब जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो जाए, तो उस वक्त समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। हमारे साथ इस वक्त शिक्षा मित्र नेता हैं एक, त्रिभुवन सिंह जी, वो जुड़े हैं इस वक्त लाइव में। हम उनसे कई मसलों पर, जरूरी मामलों पर बात करेंगे। हम उन मामलों पर बात तो नहीं करेंगे क्योंकि कई बार बात की जा चुकी है कि समायोजन हुआ, समायोजन किया गया, उसके बाद रद्द हो गया, क्योंकि ये अधिकांश शिक्षा मित्र जो हैं वो जानते हैं इस बात को, और तमाम पक्षों से वो पहले से ही अवगत हैं। त्रिभुवन जी, आपका स्वागत है। मैं आशीष, नमस्कार सर। इंडस न्यूज 24x7 में हम लोग जो हैं आपके मसले को लगातार, इस मामले को उठाए हुए हैं कि शिक्षा मित्रों के मामले को कैसे समझा जाए और सुलझाया जाए। त्रिभुवन जी, अभी जो शिक्षा मित्रों का जो तमाम मैटर चल रहे हैं, और उसमें एक बहुत बड़ी जो हमारे सामने कई बार ये बातचीत आई है कि तमाम शिक्षा मित्र जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं, जी, और अभी भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो अवसादग्रस्त है। तो आप क्योंकि लगातार सक्रिय रहते हैं, जैसा कि आपके बारे में हम लोगों को जानकारी है कि आप शिक्षा मित्रों के तमाम पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई घटनाक्रम भी होता है तो आप उसमें बहुत जल्दी ही एक्टिव होते हैं और लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए या उसमें कैसे राहत दी जाए। तो ये सब आप कैसे कर पाते हैं, हम ये पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे। पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को पुनः उठाने का काम किया और इंडस न्यूज़ की पूरी टीम बधाई की पात्र है। देखिए सर, बात यह है कि मैं जो भी हमारे लोग हैं पूरे प्रदेश में जितने भी लोग हैं, तो सारे लोग एक्टिव हैं और कहीं कोई भी घटना अगर होती है तो वो मुझे देने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे प्रदेश में इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं बहुत ही खुद में भी एक्टिव रहता हूँ कि सूचनाओं का आदान-प्रदान तत्काल हो और फिर मैं उसको आगे बढ़ा सकूँ। जैसे अभी आपने देखा होगा, परसों बिजनौर में एक घटना हुई। एक हमारे शिक्षा मित्र साथी ने ट्रेन के आगे आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट भी छोड़ा, और उस सुसाइड नोट में साफ-साफ देश के और उत्तर प्रदेश के मुखिया को जो है जिम्मेदार ठहराया। तो बहुत ही विचित्र तमाम ऐसी समस्याएं हैं, तमाम लोग अवसाद में हैं, जिसपे अगर आप 4 दिन भी अगर बहस करेंगे तो 4 दिन कम पड़ जाएंगे, मैं समझता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। कुल मिला के लोगों का हमारे प्रति जो एक स्नेह, प्रेम, श्रद्धा है, वो एक अटूट है। मैं यही कहूंगा। स्नेह प्रेम तो अपनी जगह है, लेकिन बात यह है कि जो समस्या है वो इतनी विकराल दिखाई देती है कि उसको पार पाना बड़ा मुश्किल काम है। जी, ये आप जैसे ये बात लगातार कई बार पहले भी आई है, जी, शिक्षा मित्र संघ के सामने, संगठनों के सामने भी शायद आई होगी, और हम लोगों ने भी जी, बातचीत में कई लोगों से की है कि जी। जो शिक्षा मित्र हैं, इनके इतने तमाम लोग जो नहीं रहे अब, तो इनके मामले में क्या राहत, क्या रेमेडी, किस तरह से क्या हो सकता है, क्या किया गया है? आपने कोई इस मामले में काम किया है, इस मसले में, जैसा हमारी जानकारी में, वो क्या काम है? देखिए, अभी हाल में ही आपने याद होगा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में लगभग 200 से अधिक शिक्षा मित्र, 250 के आसपास हमारे एक्सपायर हुए थे। तो उस समय मैंने एक वचन लिया था कि इनको मैं न्याय दिलाऊंगा, और आज उनके परिवार भूखों, मतलब उस समय की कंडीशन ये थी कि उनके परिवार भूखों मर रहे थे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि हमको न्याय मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उनको न्याय मिला। उसके बाद अधिकांश लोग, जिन लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाया, 30 लाख रुपए की धनराशि नहीं मिल पाई, मुआवजा नहीं मिल पाया, ऐसे लोगों को लेकर मैं कोर्ट गया और मामला चलता रहा। बहुत सारे जर्नल, आरटीआई, बहुत सारी रिसर्च पेपर, गवर्नमेंट के आदेश, तमाम सारी चीजों को, फिर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश आया, इन सारी चीजों को रखा, वॉच किया। और वॉच करने के बाद
इलाहाबाद हाई कोर्ट का रास्ता अपनाया। अंतोगत्वा 25 जुलाई 2022 को वहां से हमें विजय मिली, जिसमें 2 लोगों को मुआवजा धनराशि मिलने वाली है। इसके अलावा जो लोग रह गए हैं, मैं समझता हूं कि मेरा कोई भी केस, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मामले हैं, तो वो सारे जो है केस सभी को मुआवजा मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों को लेकर लड़ता कौन? ये उस समय की बात है जब इनको विश्वास नहीं था, इनके पास खाने के पैसे नहीं थे, किराए के पैसे नहीं थे। अब आप समझिए कि इनकी लड़ाई को कैसे अंजाम दिया गया होगा, अर्थ की व्यवस्था कहां से की गई होगी। क्योंकि आप मैनेज कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर है, जो वकील है, वो कैसे मैनेज करेगा? उसके लिए तो बहुत बड़े सारे लोग उसके लिए बराबर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी लड़ाई को मैंने अंजाम दिया था जो मुझे खुद नहीं पता था कि इस स्तर पे जाकर ये लड़ाई रुकेगी, और अभी भी जारी है। और मैं आपको आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक बात और बता दूं कि अभी कोरोना काल में जो लोग एक्सपायर हुए थे, उनको लेकर के नौकरी को देने का एक वादा किया गया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा तो अपना कर दिया, वादा करने के बाद आज तक कोई भी शासनादेश स्टेट गवर्नमेंट का जारी नहीं होता है, आज तक। अब आप समझिए कितनी बड़ी विडंबना है कि सूबे के मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से और दूसरे दिन पेपर समाचार पत्र में बड़ा बड़ा आता है कि संविदा कर्मियों को भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मिलेगी। तो लोगों को यह लगा कि चलो कम से कम कुछ राहत भरी खबर है। लेकिन अगले महीने 2 महीने बाद कहीं से कोई खबर जब नहीं आती है, तो लोगों का विश्वास जो है टूटने लगता है। और आज लगभग 1.5 साल होने जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी से कम 10 से 15 बार मिले इस संबंध में, गोरखपुर के हैं और आसपास जिलों के लोग हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा आश्वासन दिया कि नहीं, आप लोग परेशान ना होइए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। अब ये बताइए कि 1.5 साल तक कैसे आदमी धैर्य रखेगा? जो आदमी जिसके ऊपर आश्रित था वो आदमी रहा नहीं, तो आप बताइए कि आदमी कैसे धैर्य रखेगा? उसकी व्यवस्थाएं कैसे संचालित होंगी? तो ये तमाम सारी चीजों को लेकर फिर मन में विचार आया कि क्यों ना इनके लिए भी कुछ किया जाए। आपको याद होगा विवेक तिवारी हत्याकांड, आपको याद होगा मनीष गुप्ता हत्याकांड, आपको याद होगा ये कासगंज में घटना हुई थी, पंकज गुप्ता क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है, तिरंगा यात्रा तो के दरमियान। जी 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 जी। तो उस समय मैंने ये साक्ष्य मजबूत रखे थे, मैंने कहा हो सकता है कभी ये काम आए। आज उन्हीं साक्ष्यों को मैंने लगाया कोर्ट में, और कोर्ट में एक बात रखी वकील जी के माध्यम से। मैंने कहा सर ये बताइए, ये विवेक तिवारी हत्याकांड में उनको ओएसडी की नौकरी दे दी गई, 30-40 लाख रुपए मुआवजा मिला। चंदन गुप्ता नाम था कासगंज वाले मैटर हाँ। में, याद आ गया। चंदन गुप्ता को भी मुआवजा मिला, उनकी बहन को भी नौकरी मिली। उसके बाद एक और ऐसा मैटर था, उसको भी नौकरी मिली। ये वो लोग थे, ना तो सरकारी कर्मचारी थे, ना अर्ध सरकारी थे, ना प्राइवेट थे, ना संविदा कर्मी थे, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं थी इनकी। लेकिन गवर्नमेंट ने इनको नौकरी क्यों दी? सवाल ये, जब गवर्नमेंट इन लोगों को नौकरी, मुआवजा, मोटा पैसा दे सकती है, तो मैंने यही कहा कि हम लोग 15 से 20 साल सरकार की सेवा कर रहे हैं, और कोरोना काल में हमने सरकार की मदद करी, सरकार का हर वो काम किया जो सरकार ने कहा। हम लोगों ने घर घर टीके भी लगवाए, कोरोना काल में पंचायत की ड्यूटी भी की, मतलब वो सारे काम किए। अब अगर नहीं करते हैं तो ये कहते हैं हम आपके ऊपर एफआईआर कराएंगे, ये कहते हैं कि हम आपके ऊपर एफआईआर कराएंगे, और अगर करते हैं जान चली गई तो ये नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आज मुकदमा लगा था, लखनऊ हाई कोर्ट में मुकदमा लगा था, और हमारे जो अधिवक्ता है वो ओंकार सिंह जी हैं, ओंकार सिंह जी हैं, और बड़ी विधिवत तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा। जज साहब ने उस मुकदमे को स्वीकार किया और राज्य सरकार से पूछा कि भाई इसमें आप क्या कहेंगे। हालांकि उसमें अगली डेट लगी है, और मुझे विश्वास नहीं, मेरा दृढ़ निश्चय है कि इस मुकदमे में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने शासनादेश जारी किया, उन्होंने साफ साफ लिखा कि संविदा कर्मचारी की अगर मृत्यु होती है कोविड काल में, तो अनुकंपा के आधार पर उसके पुत्र को, पुत्री को वही नौकरी उसी प्रकार की दी जाएगी। तो राजस्थान में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ, लेकिन हमसे कोरोना काल में काम लिया गया। हम केवल एक नौकरी मांग रहे हैं संविदा की, हम रेगुलर नहीं मांग रहे हैं कि आप हमें रेगुलर नौकरी दीजिए,
कम से कम उसका परिवार तो चल सके, उसका पालन पोषण तो हो सके, 2 वक्त की रोटी तो कम से कम इंतजाम हो सके। लेकिन नहीं, अधिकारियों ने उस चीज को नहीं सुना, नहीं समझा। और मैं पुनः आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये फिर अपील करूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही हो तो कृपया करके जितने भी कोरोना काल में पंचायत चुनाव के दौरान जो लोग मरे हैं, संविदा कर्मी, वो चाहे अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनवाड़ी हो, आप सभी को, उनके परिवार में अगर कोई है, वो योग्यता रखता है, तो उनको संविदा पर नौकरी देने का काम करें, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। क्योंकि उसी व्यक्ति के ऊपर सब लोग डिपेंडेंट थे, जो आदमी नहीं रहा, जिसके ऊपर डिपेंडेंट थे, वहीं से सारी व्यवस्थाएं संचालित होती थी। अब उनके परिवार में उनका भरण पोषण कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है आशीष जी। अच्छा त्रिभुवन जी, ये जैसे शिक्षा मित्र शुरू से ही जब लगे हैं, किसी भी सेवा में अगर कोई लगा हो तो मिनिमम कम से कम उसके लिए कुछ ऐसी सुविधा रहती है कि उसको कोई इंश्योरेंस या मेडिक्लेम या किसी भी तरह की कोई ऐसी कुछ सामान्य चीजें रहती हैं, पीएफ हो, ईएसआई की सुविधा हो। लेकिन शिक्षा मित्रों के मामले में ऐसा नहीं रहा है, इसका क्या कारण है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन है 1 अप्रैल 2015 की। मैं आपको सारे कागज भी दिखा देता, कागज भी यहीं रखे हैं। और वैसे एक बात मैं बताऊंगा कि मैं सबूत बिना सबूत के कोई भी लड़ाई नहीं लड़ता हूँ, कोर्ट हो या कहीं अधिकारी के पास जाने की बात हो। ये वो आदेश है जो जिनका लाभ हमें मिलना चाहिए था। ये देख रहे, पूरी फाइल है सर, पूरी फाइल है। जैसे आपने कहा कि इंश्योरेंस, मेडिकल बीमा, इसी चीज की लड़ाई 2015-16 से जारी है, इसी चीज की लड़ाई। सीधी सीधी सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, स्टेट गवर्नमेंट उस समय जो थी उनका भी जो है उनकी भी गाइडलाइन जारी की गई है, उनके द्वारा भी जारी की गई है। लेकिन वर्तमान की सरकार और सरकार के अधिकारी उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। अब एक क्यों बात नहीं ये मानते हैं? बताइए कि नहीं मान रहे, कोर्ट में चला गया मामला। ईपीएफओ खुद कह रहा है कि नहीं, आप इसके दायरे में आते हैं। मतलब आपका इलाज कौन करेगा? डॉक्टर करेगा ना, हलवाई तो नहीं करेगा। डॉक्टर बताएगा ना आपको बुखार कितना है, आपको कौन सी दवा देनी है। डॉक्टर बताएगा ना आपको कौन सी दवा देनी है, पैरासीटामोल देनी है कि कौन सी देनी है, ये डॉक्टर बताएगा कि हलवाई तय करेगा? हमारे यहाँ जब ईपीएफओ का काम है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का ये काम है कि संविदा पर डेली बेसिस पे ये लोग इसके दायरे में आते हैं कि नहीं आते, ये निर्णय लेना उनका काम है। वो निर्णय ले चुके हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट निर्णय ले चुका है, लखनऊ ईपीएफओ ले चुका है, लखनऊ हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच ने मामले को उनके खारिज भी कर दिया है। 80 करोड़ रुपए के आसपास की रिकवरी भी हो गई है। अभी कल ही परसों में पेपर में भी निकला है, दैनिक जागरण पेपर ने निकाला है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये उसका लाभ नहीं दे रहे हैं। बताइए क्या किया जाए, कैसे इनसे कहा जाए कि आप दीजिए, और उस मामले को केवल और केवल लिंगोरान कर रहे हैं। आज अगर वो व्यवस्था संचालित होती तो हमारे जितने लोग कैजुअलिटी हुई है, 4-5 हजार लोग जितने लोग मरे हैं, इनके परिवार वालों को पेंशन मिल रही होती। इसमें मेडिकल की भी सुविधा है। अब ये जो मेडिकल की स्कीम लेके आए हैं, उसमें मिनिमम 1500 रुपए आपको देना है और 2 लाख रुपए तक का आप इलाज करा सकते हैं। अब ये बताइए कि 10 हजार में 1500 वो आपको देगा कि परिवार पालेगा? और इस व्यवस्था में जो स्कीम जिसमें हम लड़ रहे हैं, इसमें मात्र 173 रुपए आपके कटने हैं महीने में, और आपको इलाज की कोई बाउंडेशन नहीं है। 20 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, कितने हो तक का आप इलाज करा सकते हैं अपना, अपने परिवार का, माता पिता का, बच्चों का, जो भी लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है। वो सरकार ये हमको तो अभी स्कीम नहीं की दे रही है। व्यवस्था है ना, ये जो अभी ताजा व्यवस्था जो अभी दी गई है उसके मामले में कह रहे हैं ना आप? वो स्वैच्छिक है, वो स्वैच्छिक ये ला रहे हैं, ये हम्म। रेगुलर नहीं है, वो स्वैच्छिक है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप लीजिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमको वो व्यवस्था, वो लाभ क्यों नहीं दे रहे हैं जो सरकार द्वारा प्रदत्त है, जो सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। हम उसकी गाइडलाइन में आते हैं और उसको लेकर के आप केस लड़ रहे हैं। बताइए आपके ये हिसाब कहाँ से का वो इंसाफ कौन है? सा आपके हिसाब से वो कौन सा कानून है जिसका उल्लंघन हो रहा है ऐसा करके? भाई उल्लंघन सीधे सीधे हो रहा है, मोदी जी के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। जो गाइडलाइन है ईपीएफओ की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसका उल्लंघन हो रहा है। किसका उल्लंघन नहीं हो रहा है? ईपीएफओ तो खुद इसमें ऑर्डर कर रहा है। इसमें आप लोगों ने ईपीएफओ ने कभी खुद कुछ ऑर्डर किया।
सर, ईपीएफओ या किसी ने कोई कार्रवाई की है इस मामले में? कार्रवाई कहते ना, 80 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है, 80 करोड़ की। कानपुर हम्म। से 8.5 करोड़ की रिकवरी हुई है, कानपुर देहात से 7.5 करोड़ की रिकवरी हुई है। ये पैसा वो पैसा है जो पैसा सरकार को हमको देना चाहिए था और हमसे भी लेना चाहिए था, तो हमसे तो सरकार ने लिया नहीं। लेकिन ये लाइबिलिटी सरकार के ऊपर बनती है कि आपने पैसा काटा क्यों नहीं और जमा क्यों नहीं किया। तो ये नियम है, ईपीएफओ का ये नियम है, ये गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि अगर नियोक्ता इंप्लॉय का पैसा जमा नहीं करता है तो पूरा पैसा इंप्लॉय का और अपना ये नियोक्ता देगा। ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है एक विशेष मामले में। सवाल अब ये है कि सरकार मार्च 2022 से काउंटर नहीं लगा रही है, उस मामले में भाग रही है। भागिए, आप कहां तक भागेंगे, भागिए, हम भी पीछा नहीं छोड़ने वाले, लड़ेंगे पूरी शिद्दत से। नहीं तो आशीष, आप अकेले इस काम को कर रहे हैं कि आपके साथ कोई टीम है? क्योंकि आपके जो शिक्षा मित्र संघ है, संगठन है, वो जी संगठन तो इस मामले में सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप व्यक्तिगत तौर पर कर रहे हैं क्या ये इस काम को? देखिए, देखिए, ये कुछ जुनून कहिए कि मुझे लड़ने में मजा आती है, और लड़ने में तब ज्यादा मजा आती है जब मैं अकेला रहूं। अकेले रहने पर मैं सोच पाता हूं, समझ पाता हूं, निर्णय खुद में लेने की क्षमता ले पाता हूं। और यही काम जब 20 लोगों के साथ होगा तो 20 लोगों की राय अलग होगी, उनका परामर्श अलग होगा। तो मुझे ये लगता है कि लोग सपोर्ट करें मेरा और मैं लड़ूं, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। और अगर संगठन खुलकर अगर आ जाए तो ये लड़ाई बहुत ज्यादा 6 महीने की है, क्योंकि एक हम बढ़िया सीनियर वकील करेंगे, हाई क्लास का। और सीनियर वकील मैं समझता हूँ कि 6 महीने के अंदर मामला क्लियर। आपको अगर सुप्रीम कोर्ट जाना आप जाइए, मैं तो ये केस जीता जिताया हूँ, ऑलरेडी जीत चुका हूँ, उसके बाद भी मुकदमा चल रहा है। नहीं तो आशीष, जो जैसे आप जो कह रहे हैं कि अगर संगठन ऐसा करे तो ऐसा हो जाएगा, तो क्या बिल्कुल हो संगठन से जाएगा। आपने अप्रोच नहीं किया या संगठन की ऐसी कोई मंशा नहीं है? देखिए, अब आप वही बातें हैं, घर की बातें बाहर आना ना आए, ज्यादा अच्छा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि जब बात सहयोग की आती है तो लोगों को पता है कि 5 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए, 20 रुपए, किस प्रकार से लोग हमें सहयोग देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं 2-3, तो जिसको समझ में आता है सहयोग करता है, जिसको आता है नहीं करता है। अगर 3-4-5 हजार रुपए आ गया तो उसमें आप समझते हैं क्या होता है। अगर हम हम्म। इलाहाबाद लखनऊ भी जाते हैं तो 1,000-500 रुपये खर्चा हो जाता है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे कागज, दुनिया भर के खर्चे होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम अपने लोगों के बीच में ऐसा करना चाहते हैं कि लोगों का विश्वास भी बना रहे और हम लड़ाई लड़ते रहें। और अगर संगठन और लोग अगर खुल के अगर हमारे साथ आ जाते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा सर, मैं मानता हूँ, आने वाले अच्छा, समय में। आप जो है लगातार जिस पे हम लोग बात भी कर रहे हैं कि आप शिक्षा मित्रों के सहयोग और उसके लिए उनके जो आगे भी जिन परिवारों में कोई कैजुअलिटी हुई है उसको जी सहायता देने के लिए आप कुछ कोशिशें कर रहे हैं जो, तो जी इसमें आपने कोई समिति वगैरह भी कुछ बनाई है शायद, जी शिक्षा जी। मित्र केयर समिति, ये क्या है? देखिए, जब कैजुअलिटी ज्यादा होने लगी, बहुत सारे मैसेज व्हाट्सएप पे आने लगे, परिवार के लोगों से बात होती थी, तो यही बात निकल कर आती थी कि अब हमारी व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी और बेटी की शादी कैसे होगी। क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि आदमी जब 40, 45, 50 साल की उम्र में खत्म हो रहा है तो उनके सामने यही समस्याएं जो है पहाड़ के रूप में विकराल रूप ले लेती हैं। एक तो है बेटी की शादी और बच्चों की पढ़ाई। तो ये जब सारी चीजें मेरे सामने आई तो मैंने इस पे बहुत अध्ययन किया, मनन किया। एक टीचर सेल्फ केयर टीम करके काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, उसको भी देखा समझा। तो उसी के बिहाफ पे मैंने ये व्यवस्था बनाई और इस चीज का पूरा एक होमवर्क तैयार किया, एक ग्राउंड तैयार किया। इस पे मैंने लगभग 3 महीने फीडबैक लिए लोगों के, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किन चीजों को रखना चाहिए, किन चीजों को नहीं रखना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें आई। तो अंतोगत्वा इसमें हमने 3 प्रकार की चीजें रखी हैं। एक, कैजुअलिटी होने पर हम सीधे नॉमिनी को मदद दे सकते हैं और देंगे। उसके बाद 20,000 सदस्य जैसे हमारे पूरे होते हैं तो जिनकी कैजुअलिटी हुई है बीच में, मान लीजिए कि 20,000 सदस्य होते होते 2 लोगों की कैजुअलिटी हुई या 1 लोग की कैजुअलिटी हुई, तो हर महीने जितने सदस्य हैं वो 1-1 रुपए नॉमिनी के अकाउंट में देंगे, देने का काम करेंगे। मान लीजिए 20,000 सदस्य हो गए तो एक आदमी 1 रुपए देगा तो 20,000
20,000 रुपए हो गए। ये 20,000 रुपए सीधे नॉमिनी के अकाउंट में जाएंगे 2 साल तक। 1 रुपए की आज के समय में कोई वैल्यू नहीं है सर। और मैं ये भी चाहता हूं कि हमारा कोई भी शिक्षा मित्र खत्म ना हो, लेकिन अगर उसके साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो 50 रुपए वन टाइम में सब लोग देंगे। 20,000 लोग हैं तो 20 2500 10 लाख रुपए सीधे नॉमिनी के अकाउंट में पहुंच गया। और उसके बाद 20,000 जब सदस्य पूरे होंगे तो जितने लोग खत्म हुए होंगे सबके अकाउंट में हर महीने 1 1 रुपए जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बेटी की शादी के लिए भी रखा है कि अगर किसी की बेटी की शादी होती है, वो चाहे जिंदा हो या ना हो, अगर वो कहता है कि हम अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं, अक्षम है, तो इसका लॉकिंग पीरियड हमने 6 महीने का रखा है। और उधर कैजुअलिटी का पीरियड हमने 45 दिन का रखा है। मतलब 45 दिन के बाद कोई घटना होती है जुड़ने के, और शादी के लिए जुड़ने के 6 महीने बाद अगर आप कहते हैं कि हमें अपनी बेटी हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, तो उस कंडीशन में मैं शादी का कार्ड मांगूंगा। और जो वेबसाइट बनाई गई है ऑनलाइन है, उस पर वो शादी का कार्ड पड़ा होगा। शादी का कार्ड पढ़ते ही एक अपील की जाएगी, तो उसमें सभी लोग जितने सदस्य हैं वो 20 20 रुपए नॉमिनी के अकाउंट में डालेंगे। ये व्यवस्था हम लाए हैं, तो मैं अभी समझता कितने हूँ ये सदस्य ऐसी हैं आपकी व्यवस्था। समिति में? अभी सर देखा जाए तो लगभग 2000 के आसपास एक्टिव हो गए हैं और लगभग 1300 से 1400 के बीच इनएक्टिव सदस्य। ये इनएक्टिव वो लोग हैं जिसमें किसी ना किसी का कोई ना कोई चीज मिस है। जैसे उन्होंने फॉर्म फिलअप किया तो नॉमिनी का अकाउंट छोड़ दिया, फॉर्म फिलअप किया तो संयोग जो व्यवस्था शुल्क है वो नहीं भरा, अगर फॉर्म भरा तो उन्होंने अपनी कोई डिटेल नहीं भरी, बच्चों के नाम नहीं भरे या फोटो नहीं लगाई, इस प्रकार की चीजें हैं सर। अच्छा त्रिभुवन जी, ये आपने अभी कोई ताजा पोस्ट जो किया है नौकरी के सिलसिले में, जी ये क्या है मामला? सर, ये जैसे मैंने आपने आपको थोड़ी देर बताया। पहले बताया भी था, अभी जी कुछ जी देर पहले, जी 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 उसको जी। थोड़ा ये डिटेल से बता दीजिए जिससे लोग समझ सकें इसको। देखिए, ऐसा है कि जो कोरोना काल में जो लोग खत्म हुए थे, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो भी संविदा कर्मचारी हैं, इनको नौकरी देने का कोई राइट नहीं बनता है, ना ही कोई शासनादेश है या ना ही कोई गाइडलाइन है। तो जब कोरोना काल चल रहा था, उसमें जो पंचायत चुनाव में जो लोग एक्सपायर हुए थे, तो सरकार के द्वारा ये कहा गया था, उनके ट्विटर हैंडल से भी कहा गया था कि अगर किसी आंगनबाड़ी अनुदेशक, पंचायत मित्र, शिक्षा मित्र, अगर किसी की मृत्यु होती है कोविड से पंचायत चुनाव के दौरान, तो उनके परिवार को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। इतना कहने के बाद कहीं कुछ नहीं हुआ अब तक। इन सारी चीजों को देखते हुए, उनके परिवार को देखते हुए, मैंने जो है एक हाई कोर्ट में मुकदमा वकील साहब के माध्यम से डलवाया। उसके पहले बहुत सारे साक्ष्य इकट्ठा किए। उन्हीं साक्ष्यों को मैं आपसे बात कर रहा था, जैसे विवेक तिवारी हत्याकांड। विवेक तिवारी हम्म। हत्याकांड में आपको पता होगा कि उनकी पत्नी को ओएसडी की नौकरी दी गई, वेतन लगभग 50 से 60 हजार के आसपास है, और लगभग हम्म। 40 से 50 लाख रुपए मुआवजा मिला था। अब आप बताइए, विवेक तिवारी ना कोई गवर्नमेंट जॉब में थे, ना प्राइवेट, ना संविदा पर थे, ना अर्ध सरकारी थे, वो ओप्पो के सेल्स मैनेजर या एरिया मैनेजर ऐसे कुछ थे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब आप किसी बाहरी व्यक्ति को, जिसने गवर्नमेंट की सेवा नहीं की है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसको आप पूरी व्यवस्थाएं दे रहे हो, तो भाई हमने तो 20 साल आपकी सेवा करी है, हमारे लिए क्यों दरवाजे बंद हैं आपके? सवाल ये है आशीष जी, आपको लगता है कि दरवाजे बंद होने चाहिए? नहीं, नहीं, हमें क्यों लगेगा ऐसा? नहीं, मतलब, न्याय सबके लिए होना चाहिए, हाँ, न्याय बिल्कुल। सबके लिए होना चाहिए सर। अच्छा त्रिभुवन जी, ये जैसे मान लीजिए, ये तो सरकार ने क्योंकि वादा किया था या सरकार ने जो भी कहा था उस आधार पे आपने हाई कोर्ट में जाके इस डिमांड को रखा है कि नौकरी संविदा पे अनुकंपा के आधार पर मिलनी चाहिए। लेकिन जी ऐसे मामले जैसे कि बिजनौर में जो घटना हुई है अभी पिछले दिनों, या तमाम जी और लोगों ने भी सुसाइड किया या सुसाइड ना होने की, मतलब वैसे भी हार्ट अटैक वगैरह से भी तमाम डेथ हुई है, जी। उनके लिए क्या, उनके लिए कुछ है या नहीं? नहीं, उनके लिए है, उनके लिए मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, जिन्होंने फांसी लगाई है और जिन्होंने फांसी लगाने के बाद सुसाइड नोट छोड़ा है, या बिजनौर वाली जो ताजी घटना है, ऐसे लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मामले हो गए हैं। और इनको लेकर के मैं मानवाधिकार आयोग फिर जा रहा हूँ। और मानवाध पूरी कहानी को मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ओपन नहीं करूंगा। वो जब सारी चीजें हो जाएंगी तब उसको मैं पटल पर रखूंगा। तो उसमें केवल वही लोग हैं जिन लोगों ने सुसाइड किया है, ट्रेन के आगे कूद कर मर गए हैं, या फांसी लगा ली है, या मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसे लोगों को मैं एकत्रित कर रहा हूँ, उनके एविडेंस एकत्रित कर रहा हूँ। उसको लेकर के मैं फिर मुकदमा एक फाइल करूंगा, एक पीआईएल दाखिल करूंगा,
सुप्रीम कोर्ट में और मानवाधिकार आयोग की अच्छा, व्यवस्था चल रही सामान्यतः है। त्रिभुवन जी, क्यों जी सामान्यतः ये होता है कि अगर किसी ने सुसाइड नोट छोड़ा है, किसी पे आरोप लगाया है, तो पुलिस जी कार्रवाई उस व्यक्ति पे कम से कम उसको हिरासत में लेने का या कोई भी ऐसी कानूनी कार्रवाई करती है। किसी भी बिल्कुल। मामले में ऐसा होता है। लेकिन आप जैसे बिजनौर वाली घटना ही लें, तो इन्होंने जो सुसाइड नोट लिया है, इसमें क्या कानूनी स्थिति क्या रही है अभी तक? नहीं सर, इसमें इस मामले को टोटल दबा दिया गया है। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, वर्तमान के विधायकों और सांसदों तक ये बात पहुंचाई, ट्विटर के माध्यम से पहुंचाई, पूरे दिन ट्विटर पे ट्रेंड भी करता रहा, व्यक्तिगत फोन कॉल करके पहुंचाया, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं। और ये इनका नाम कौशल कुमार चौहान था, और कौशल कुमार चौहान जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, 3 उनके बच्चे हैं। और मैं ईश्वर से अपील करूंगा कि ये इनके इन प्रकारों उनके परिवार को इतनी मजबूती दे, आत्मशक्ति बल प्रदान करे कि परिवार में पत्नी है, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। आप समझिए कि उस बॉडी को मैं देख नहीं पा रहा था, कम से कम 100 से ज्यादा टुकड़े हुए हैं बॉडी के। कल्पना कीजिए कि कैसे उस व्यक्ति के प्राण निकले होंगे। तो ये जो बात सरकार को समझनी चाहिए, उसको लेकर के सरकार तो बिल्कुल अनसुना कर रही है, गवर्नमेंट बिल्कुल अनसुना कर रही है। और आज ही एक हाथरस में कार्यक्रम था माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का, तो वही सब पुरानी बातें, वही पुराने विचार निकल कर आए हैं कि आप लोग धैर्य रखिए, आप लोग धैर्य रखिए। क्या मतलब किस तरह का धैर्य रखें? क्या करना धैर्य है? रखिए, बस धैर्य रखिए। किस धैर्य के चीज का आगे कोई धैर्य, मतलब परिवार। नौकरी पक्का करने का या पैसे, सैलरी बढ़ाने का, कौन सा धैर्य रखना है? भाई जैसे अभी लोकसभा के चुनाव थे, तो मोहनलालगंज से जो सांसद जी हैं हमारे, क्या नाम है उनका, कौशल किशोर जी। कौशल किशोर जी ने फिर कहा था कि मेरे संविदा कर्मचारी जितने हैं, पीआरडी के जवान में, आशा बहुएं, आंगनबाड़ी, होम गार्ड, मतलब सभी लोगों को बुलाया और ये आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर आप लोग परेशान ना हो, आपको जो है वेतनमान मिलने वाला है। ठीक है, चुनाव हो गए, बात खत्म। मैं कहना अच्छा, नहीं चाहता हूँ पुरानी बातों हम्म, को। ये जब चुनाव आएगा तो फिर रैली भी होगी, वादे भी निभाए जाएंगे, लॉलीपॉप भी दी जाएगी। और उसके पहले आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में जो लोग मर गए हैं, जो लोग कोर्ट गए हैं बेचारे, उनको सरकार पैसा नहीं दे रही है, 30 लाख रुपए। तभी ना तो कोर्ट गए हैं। कोर्ट क्यों गए हैं? कोर्ट क्यों जाएगा आदमी? आप उनके साथ न्याय करिए ना, उनके पास कागज मौजूद है, लेकिन आप न्याय करना ही नहीं चाहते हैं ना। सच्चाई तो ये है, आप पैसा देना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा, ये जैसे आप बता रहे हैं इलेक्शन में तमाम वादे किए जाते हैं, वादों के बाद फिर उसके बाद भूल जाते हैं, ये सरकार है या चाहे जो भी लोग बिल्कुल है, हैं चुने जाते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल लेकिन है। शिक्षा मित्र एक लंबे समय से, क्योंकि कई मेरे ख्याल से 2 दशक तो हो ही गए शिक्षा मित्र बने हुए लोगों को। जी क्या 2 दशक हो गए ना? जी जी जी, लगभग पूरे हो गए। लगभग हो गए। और इस दरमियान कई चुनाव हुए हैं, और खास तौर पे इसके जब समायोजन आपका रद्द हुआ है, उसके बाद भी कई चुनाव हुए हैं। तो शिक्षा मित्र लगातार उन वादों के चक्कर में कैसे पड़ गए ये, और हर बार में उनका वादा जो है फेल हुआ है। आशीष जी, इस हिंदुस्तान में और यूपी में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री जी तक, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री जी तक सबने वादे किए, मिनिमम टू मैक्सिमम सबने वादे किए। वादों का हाल ये है कि 4,000 से अधिक शिक्षा मित्र मर चुका है, लोग मर रहे हैं, मरते रहेंगे। लेकिन मैं आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से एक अपील करूंगा कि मित्रों, एक जोरदार धरना प्रदर्शन अनवरत, कसम खा लीजिए मां भगवती की, परिवार की, या तो जिंदा आएंगे या मर के आएंगे। उस दिन आशीष जी सारे लोगों की समस्याओं का निदान हो जाएगा। मैं समझता हूं चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बनने की जरूरत है। जो वर्तमान के माहौल है, मैं देख रहा हूं कि लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड नोट छोड़ रहे हैं, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी बयान, 2 शब्द हमदर्दी के निकल कर नहीं आते हैं। इसलिए मैं आज ये बात कर रहा हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बनने की जरूरत है। और नहीं बनेंगे तो आज एक कौशल सिंह मरे हैं, कल 10 कौशल सिंह मरेंगे। अभी कल एक उन्नाव में घटना हुई है आशीष जी, हार्ट अटैक से, कल ही उन्नाव में घटना हुई है।
शुक्ला जी भी मरेंगे, राठौर साहब भी मरेंगे, मौर्य जी भी मरेंगे, कुशवाहा जी भी मरेंगे, दुबे जी भी मरेंगे, चौहान साहब भी मरेंगे, सब मरेंगे, सबकी बारी आएगी। तो ऐसे कायरों की तरीके से मरने से अच्छा है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बन के मरो, तो दुनिया नाम लेगी, आपके बच्चे नाम लेंगे। मतलब आपका क्या कहना है, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसा बन के वो बनना क्या करें पड़ेगा मतलब? सर, बनना नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है उनको, करना क्या है ये बन के, वो करना उनको ये क्या है, करना है? लखनऊ लखनऊ की सरजमी पर कूच करें और लगाए आपने अनवरत बुलाया तो धरना। था, आपने बुलाया था इको गार्डन में यही जनवरी में। सर, यही दिक्कत है, दिक्कत यही है कि हमारे यूपी में शिक्षा मित्रों में इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स है जिसका कोई सवाल नहीं। इतनी पॉलिटिक्स है, आदमी किधर जाना है उसको समझ ही नहीं पाता है। अभी कल को कोई कार्यक्रम लगा देंगे, चार ठो लोग निकल कर आ जाएंगे, अरे सुनिए फला मंत्री जी बोल दिए अभी परसों होने वाला है। जैसे वो अलादीन का चिराग हो गया कि रगड़ेंगे सट्टे से काम हो जाएगा। समुद्र मंथन होगा और समुद्र मंथन में वो लोटे के नीचे चिपका होगा शासनादेश। ये लोग सोचते हैं नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब मौत पर दो सवाल ना कोई बोले, मौत पर 4,000 मौतों पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, माननीय दिनेश शर्मा की कमेटी कहां गई पता नहीं। इन्हीं सरकार ने बनाई थी ना, भाजपा की सरकार ने। कमेटी कहां गई दिनेश शर्मा की, अभी तक उसका आता पता नहीं। तो एक सवाल नहीं है, इनके हजारों वादे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया, योगी जी ने वादा किया, दिनेश शर्मा की कमेटी बनाई, इसके पहले कौशल किशोर जी ने वादा किया, लखनऊ की सरजमी पर आपके राजनाथ सिंह जी ने वादा किया संविदा कर्मियों के साथ में। एक वादे किए, सैकड़ों वादे किए। अब आप बताइए, जो बोलकर झूठ बोल जाए उसको क्या कहते हैं, हमें तो नहीं पता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर एक शिक्षा मित्र को, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कफन बांधकर मैदान में आ जाओ, वरना रोना बिलकना ये सब छोड़ दो। नौकरी जैसे कर रहे हो करते रहो। सोशल मीडिया पे मैं देखता रहता हूँ, ये कमेंट, वो ये चीज वो चीज, आज ये हो जाए वो हो जाए, कुछ नहीं। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बनने की जरूरत है, और जिस दिन आप ये मन में ठान लेंगे उस दिन मंजिल दूर नहीं। आशीष जी, मैं लोगों से कहता हूं। लेकिन एक बात बताइए, भगत सिंह की जो उम्र थी वो 23 साल थी, फांसी पे चढ़ गए वो, और शिक्षा मित्रों की उम्र हो गई है 45-50 साल। तो वो वाली एनर्जी है, वो वाली जिम्मेदारी, वो तमाम चीजें, सर समस्याएं हैं ऐसा ना है, उनके सामने। ऐसा है, ऐसा है, आज भी हमारे अंदर वही जूस और हाँ, जुनून ठाकुर है। रोशन सिंह जरूर थे एक थोड़े से उम्र दराज, जो उनके ग्रुप में थे, वो जो जी उस उम्र में रहे होंगे जिस उम्र में जी, इस वक्त शिक्षा मित्र हैं, तो वो बात अलग है। ऐसा आप सोचते हैं, ऐसा आप सोचते हैं। आज भी हमारे अंदर वही खून है हिंदुस्तान का, चंद्रशेखर आजाद का, भगत सिंह का। और आज भी फौलाद व्यवस्था है, आज भी वही चीज है। केवल सोचने की शक्ति है, को आपको बदलना पड़ेगा। अपने आप को सोच, जो आप सोच रहे हैं उसको बदलना पड़ेगा। आइए मैदान में देखिए काम होता है कि नहीं होता है। जब 80 साल के अन्ना हजारे, 70-80 साल के अन्ना हजारे दिल्ली की व्यवस्था को चेंज करके चले गए, कैसे चेंज कर गए बताइए आप। एक अन्ना हजारे थे ना, दिल्ली की व्यवस्था को चेंज कर गए थे। हमारे 2.25 लाख लोग हैं, 50,000 भी लखनऊ की सरजमी पर आ गए और अनवरत धरना प्रदर्शन लगा दिया। छोड़ दीजिए सब संगठनवाद, जो होगा देखा जाएगा। कम लेकिन से कम पौने दो ऐसे। लाख मैं कह रहा हूँ, जी, 2.25 लाख में आपके 1.5 लाख ऐसे हैं जो 1.5 लाख कम से कम मुझे लगता है होंगे ही सर ऐसे मैं जिनको पचास इस हजार ये की बात कर रहा हूँ। पचास नहीं, हजार मैं तो लोग कह जिस रहा हूँ दिन। वो 1.5 लाख में, 1.5 लाख, 2.25 लाख में 1.5 लाख ऐसे हैं जो इस सरकार के समर्थन में रहते हैं इलेक्शन में आपके, बने रहे और उनके समर्थन में। एजेंडे पे रहते हैं। आप अरे बताइए सर, उनको। मैं आपको एक ताजी घटना बता दूं। ये बिजनौर वाले मामले में कौशल सिंह जो चौहान है, इनकी पूरी फैमिली भाजपा समर्थित है, पूरी फैमिली। और इनकी पत्नी ने और कौशल किशोर जी ने केवल वोट नहीं किया था, बाकी इनके भाई, परिवार के सारे लोग, गांव के लोग, सबने भाजपा को वोट दिया। अच्छी बात है आपने भाजपा को वोट दिया, अच्छी बात है। मैं आज उस पत्नी से पूछ रहा हूं कि हे दुर्गा, तुम्हें क्या मिला, और वो पूछे अपने परिवार में कि सरकार से हमें क्या मिला। आप समझिए जिस समय वो सुसाइड नोट लिख रहा होगा, उसके हाथ कैसे कांप रहे होंगे। कल्पना कीजिए आप इस चीज को।
और वो आदमी डिप्रेशन में आके आत्महत्या करता है और सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा दो शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। आपको लगता है कि ये सही है? अरे कम से कम दो शब्द तो बोल दिए होते आप भी, सरकार का कोई नुमाइंदा बोल दिया होता। अभी विपक्ष अगर कोई बोल दे तो देखिए पूरी झड़ी लग जाती है। हाँ, हम लोग सरकार में, सरकार के अंडर में है, काम कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन गवर्नमेंट को समझना चाहिए आज भी। लेकिन नहीं, नहीं, नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है, मत सुनिए भाई, हमारे चलिए लोगों में भी कमी है। वो तो सरकार जी, में उनके लोग नहीं बोल रहे हैं या जो भी है, लेकिन जी, जो शिक्षा मित्र हैं जिनके घर में ये मुसीबत आई हुई है, उन्हीं के अपने परिवार, नातेदार, रिश्तेदार वो कितना बोल रहे हैं, वो कितना उनके वो लिए समझ बोल रहे गए, हैं। वो समझ गए अब, वो अब सब समझ गए, जिनके यहाँ घटना घटी वो सब समझ गए। जिनका केस मैंने लखनऊ में डाला है, ये गोरखनाथ मंदिर से थोड़ी दूर की दूरी पे रहती हैं। मुख्यमंत्री जी से कम 1 दर्जन से ज्यादा बार मिली महिला बच्चे के साथ, हाथ जोड़ के, योगी जी हमारा नौकरी का का हुई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा परेशान ना हो, सब होगा। 1.5 साल से यही चल रहा है। बताइए यार, आदमी कहाँ तक धैर्य रखेगा? एक समय सीमा होती है धैर्य रखने की भी, कहाँ तक धैर्य रखेगा? बताइए यार, कब तक धैर्य रखेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, यहाँ हम लोग 5 साल से धैर्य रखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तमाम बीच में ऐसे ऐसे लोग आए, आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है, अभी एकदम से समुद्र मंथन होगा। और लोटे के नीचे, मैंने एक बात कही कि लोटे के नीचे शासनादेश चिपका होगा, यज्ञ होगा, अश्वमेघ यज्ञ होगा। लेकिन मेरे शिक्षा मित्र भाई बहन अब भी नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे बेचारे। क्या बहुत मैंने तरीका प्रयास उनको किया, सम मजबूरी क्या है। क्या मैं लड़ूं किसके लिए? मैं तो खूब चाहता हूं लड़ूं, लड़ूं किसके लिए? इसीलिए मैं उनके लिए लड़ रहा हूं जिनके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है, जो लोग मर चुके हैं, उनके लिए लड़ो। अरे जब तुम जिंदा हो के अपने लिए नहीं लड़ सकते हो तो हम उसमें क्या करें? जो मर गए हैं, कम से कम हमको ये तो पता है कि उनके पीछे, आगे पीछे कोई उनके लिए लड़ने वाला नहीं है। जैसे आपने कहा कि आप उनके लिए लड़ रहे हैं, जो लोग जिंदा हैं उनके लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अरे तुम तो जिंदा हो, लड़ सकते हो, समझ सकते हो, इसीलिए मैं उनके लिए लड़ रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि मैं उनको न्याय दिलाकर रहूंगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। क्योंकि आज वो स्थिति है कि अभी भी लोग नहीं समझ पा रहे, उस भंवर जाल में फंसे हुए हैं। और जब तक हमारे लोग इस भंवर जाल में फंसे रहेंगे, मैं समझता हूं कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। केवल अच्छा, आश्वासन की घुट्टी पिलाती जाती है, बस आश्वासन। जिस जैसे आपके प्रयास तो क्योंकि अदालत, कोर्ट, कचहरी वाले हैं, अभी जी, तक के जो प्रयास है और उसमें जो भी जी, आपको हासिल हो रहा है वो हुआ है या होगा। जी, जी। लेकिन इसका क्या कोई राजनीतिक उपाय, राजनीतिक हल भी आपको लगता है कि कोई है? जैसे आपने एक बताया कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बन जाओ जी, और लखनऊ पहुंचो, एक जी। तरीका आपने बताया, लेकिन ये भी बगैर संगठन, बगैर यूनियन के तो कुछ भी नहीं होता ये। देखिए, जब भगत वही सिंह बात को आ भी तो जाती एक है, संगठन बनाना पड़ा था, नहीं? वही 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 मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि ये जो सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, अभी हम अगर आह्वान करेंगे तो इसी सोशल मीडिया पे 10 नेगेटिव और 10 पॉजिटिव लोग आ जाएंगे। उनका माइंड सेट हो जाएगा, वो अलग बयानबाजी करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब तक हम एक लक्ष्य सोच करके और मन में ये विश्वास पैदा करके कि नहीं, हमको अब लखनऊ जाना है, वो वहीं बैठना है जब तक हमारा काम नहीं हो जाता है। जैसे 5,000 मरे हैं, 5,000, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी होगा सब वहीं होगा लखनऊ। वहीं खाना बनाएंगे, वहीं रहेंगे, जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो। ये माइंड सेट करना पड़ेगा, तब आपको मिल सकता है। ये नहीं करें मिल ही जाएगा, नहीं। लेकिन घुट घुट कर जीने से तो अच्छा है कि कम से कम एक बार ये भी कर लिया जाए, घुट घुट से, घुट घुट कर। मैंने आपसे क्या कहा? कल कौशल सिंह मरे, कल एक उन्नाव में घटना होगी, परसों कौशल मरे, कल एक उन्नाव में घटना होगी। और ऐसे आए दिन हो रही है भाई साहब। जुलाई में 31 शिक्षा मित्र मरा है, जुलाई 2022 में, सितंबर चल रहा है, जुलाई में 31 शिक्षा मित्र मरा है। तो आप समझिए कि 31 फैमिली के ऊपर क्या होगा, क्या बीत रही होगी। है कोई सुध लेने वाला? बताओ, है कोई सुध लेने वाला? कोई नहीं। अच्छा किससे कहा त्रिभुवन जाए? जी, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आप इतनी सारी चीजें और इतना आप जो बोल रहे हैं, बता रहे हैं,
ऐसी चीजों में जब आपने इको गार्डन में भी जब आपने धरना दिया था, जी। तो कुछ शिक्षा मित्र नेता जो हैं उनका कहना ये था त्रिभुवन सिंह तो जो है ऐसी खामखा का शोर मचा रहे हैं और ये कलाकार आदमी है ये। जी। तो ये क्या है, क्या मसला क्या है ये, आपके बारे देखिए, में क्या? हमें सफाई देने की जरूरत इसलिए नहीं है कि मेरा काम बोलता है। जो मैं काम करता हूँ, सीना ठोक के करता हूँ, दिखावे का कोई काम नहीं है। यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि परमिशन नहीं मिली है, इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, इनके साथ जो लोग जाएंगे वो भी जेल के अंदर जाएंगे। तो मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा, बात खत्म। और मैंने कार्यक्रम भी किया, आपको याद होगा आखिरी दिन हम लोगों ने विधानसभा घेरने का भी काम किया, लाठियां नहीं चली, बस बाकी सब कुछ हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर लोग भड़काने वाले ज्यादा हैं। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि हर एक आदमी और 50,000 की भीड़ अगर पहुंच जाएगी तो वो दिन दूर नहीं। लेकिन हमारे ही लोगों में 25 रास्ते बन गए हैं, वो दूसरा रास्ता जा रहा है, वो दूसरा रास्ता जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इसीलिए सच्चाई है कि कल्याण नहीं हो पा रहा है, बस मेन चीज यही चीज है। शिक्षा मित्र संगठन में कुछ बचा है अब, ऐसा लगता है? अब बचा है कि नहीं बचा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ। मुझे एहसास होता है, दुख होता है, तो मैं लोगों की सेवा में कर रहा हूँ। और आपके एक एक नई चीज मैं जोड़ने जा रहा हूँ शिक्षा मित्र केयर समिति में। वो मैं आज ही ये चीज मैं लॉन्च करने वाला था। मैंने कहा अब क्योंकि अब आपके चैनल से बात हो रही, रूबरू हो रहा हूँ, तो मैंने कहा इसी के माध्यम से बता दिया जाए। आशीष जी, हमारे प्रदेश में ऐसे शिक्षा मित्र भाई बहन जिनके माता और पिता नहीं है, बच्चे हैं, तो उनकी लड़कियों की जिम्मेदारी शिक्षा मित्र केयर समिति अब लेगी। और इसको मैं आज ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दूंगा इस चीज को, कि ऐसे शिक्षा मित्र जिनके गार्जियन मतलब माता पिता नहीं है, गार्जियन तो कोई भी हो सकता है, जिनके माता पिता नहीं है, ऐसे जो लड़कियां हैं उनकी जिम्मेदारी। मुझे याद है एक घटना कानपुर देहात की है, पुकराया की, और अभी बहराइच में एक घटना हुई है, उसमें मुस्लिम फैमिली है हमारी, तो उसमें 5 बहनें हैं उनकी। और माँ 15 साल पहले खत्म हो गई थी और पिताजी अभी अवसाद में आकर खत्म हो गए हैं। तो ऊपर वाले ने अगर मुझे मजबूत किया, सशक्त किया, तो हो सकता है कि मैं बात करूंगा फैमिली से, लड़कियां शादी लायक हैं और मैं चाहूंगा कि एक साथ 5 लोगों की शादी कराई जाए। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, दुख दर्द है, मैं बांटने का प्रयास करूंगा। और जितनी मेरे अंदर ताकत है, क्षमता है, जितना ईश्वर ने मुझे दिया है, मैं उतना पूरा लगाऊंगा, पूरा कंफर्ट लगाऊंगा। अब मेरे साथ कोई बात हो जाए या कुछ हो जाए वो एक अलग विषय है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे इसका कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दूसरी विचारधारा का हूँ। जो करता हूँ मन से करता हूँ और शिद्दत के साथ करता हूँ। और जो ये कमिटमेंट मैंने किया है कि ऐसे शिक्षा मित्र जो नहीं रहे हैं माता पिता दोनों, उनकी लड़कियों की शादी शिक्षा मित्र केयर समिति करेगी तो करेगी। कैसे करेगी वो शिक्षा मित्र केयर समिति का काम है मैनेज करना। चल त्रिभुवन जी, अंत में आप, क्योंकि बातचीत काफी लंबी हो गई हम लोगों की, जी जी। तो आप क्योंकि काफी सारे शिक्षा मित्र इस वक्त लगभग 115 लोग, 120 लोग लगभग लाइव देख रहे हैं, इस वक्त आपकी बातचीत सुन रहे हैं, तो जी। इनसे आप कोई सीधा सीधा कुछ आप एक फॉर्मुलेटेड कोई बात कहना चाहें तो कह दीजिए। सीधी सीधी बात मैं यही कहूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश के जितने भी शिक्षा मित्र साथी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, इस चीज को आप अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कि सरकार आपके लिए बहुत अच्छा कुछ करेगी। वर्तमान के जो हालात हैं और जो पूर्व के वादे हैं, आप उन दोनों को जोड़िए, वादों को और आज के हालात को। और जो आज घटनाक्रम चल रहा है, आए दिन मौतें हो रही हैं, तो एक ठोस निर्णय लीजिए। ठोस निर्णय लेने के बाद सीधे लखनऊ कूच करिए, नौकरी रहेगी कि जाएगी मत परवाह कीजिए। लेकिन ये घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि एक बार आर पार की लड़ाई लड़ ली। बस केवल एक सवाल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिभुवन जी आपका इंडस न्यूज 24x7 से बात करने के लिए। जो भी धन्यवाद। लोग हमारे इस लाइव को, इस बातचीत को जिन्होंने सुना, जो देख रहे हैं,
हमारी उनसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने कम से कम अपने साथियों के बीच में, जिससे कि जो त्रिभुवन जी ने कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, वो उन तक पहुंच सकें। शिक्षा मित्र केयर समिति के बारे में या अनुकंपा आधारित जो सेवाएं हैं, वो किसी परिवार के सदस्य को मिलने के बारे में हो। तो ऐसे तमाम सवालों पर उन्होंने जो बातचीत की है, उसको ज़रूर सुनें, समझें और एक-दूसरे से शेयर करें, चैनल के साथ में जुड़ें। बहुत-बहुत शुक्रिया सभी का।